नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बजरंग स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हमारी इतिहास पर बात चल रही थी और इस इतिहास में हम सम्राट अशोक का सामान्य परिचय ले चुके थे। अब हम सम्राट अशोक के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज सम्राट अशोक के बारे में कल की जो क्लास थी हमारी, उस क्लास के अलावा कुछ और जानकारियां लेंगे। उस क्लास के अलावा जो उस क्लास में बात हुई थी उनसे अलग कुछ और जानकारियां लेंगे। सम्राट अशोक, देखो अशोक के बारे में हमने जो जानकारी ली थी, सबसे पहले तो सम्राट अशोक का जो शासन काल था उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। शासन काल, जो सम्राट अशोक का शासन काल था वो था 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ये सम्राट अशोक का शासन काल था। सम्राट अशोक का एक और शासन काल मिलता है, वो मिलता है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। देखो ये दो शासन काल क्यों है? सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि हम दो शासन काल क्यों लिखते हैं सम्राट अशोक। तो इसके बारे में कुछ जो जानकारी है, जो 4 वर्ष का अंतर है इन 4 वर्षों में, जो जैन एक ग्रंथ है सिंघली एक जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इन 4 वर्षों के अंदर सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को अपने 99 भाइयों की हत्या की। तो पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, प्रथम राज्याभिषेक जो अशोक का हुआ, प्रथम राज्याभिषेक अशोक का 273 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन जब 4 वर्ष के बाद अपने 99 भाइयों को मारकर दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था, विधिवत रूप से राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इन 4 वर्षों में अशोक ने जो ये 4 वर्ष की अवधि है, इस 4 वर्ष की अवधि को हम इतिहास में उत्तराधिकारी युद्ध का काल कहते हैं। इन 4 वर्षों में अशोक ने उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा, अपने भाइयों से युद्ध लड़ा और 99 भाइयों को पराजित किया। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है महाभग्गा जो जैन ग्रंथ है। इस जैन ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि सम्राट अशोक के 101 भाई थे, या जो सम्राट अशोक थे वो 101 भाई थे। इनमें से
अशोक ने 99 भाइयों को की हत्या की तथा एक इनका जो सगा भाई था, इनका सगा भाई, जिसका नाम मिलता है शिष्य भाई को, जो शिष्य था, इनका सगा भाई था शिष्य, जिसको इन्होंने जीवित रखा, इस तरह का जीवित रखा और स्वयं रहे। ये जानकारी हमें महाभारत का एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, इस जैन ग्रंथ के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है। वैसे हम अशोक शब्द को, जो अशोक शब्द है, अशोक शब्द को जब हम तोड़ के देखेंगे तो इसका संधि करने के बाद सुनती है ए प्लस शोक। ए का मतलब होता है रहित, जो शोक से रहित हो, शोक से रहित हो, अर्थात जो दुख से रहित हो, वो क्या है, अशोक है। अब हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अशोक के जो पिता थे, अशोक के पिता, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अशोक के पिता थे, अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता थे बिंदुसार। पिताजी कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता थे। बिंदुसार अशोक के क्या थे? पिता थे। यदि हम अशोक की माताजी की बात करें तो अशोक की माताजी का नाम जो हमें मिलता है वो एक तो मिलता है धम्म, इनकी माता का नाम था। इनका ही दूसरा नाम मिलता है शुभद्रांगी। इनका ही दूसरा नाम मिलता है जनपद कल्याणी। इनका ही दूसरा नाम मिलता है, एक और नाम मिलता है इनका वन देवी। ये अशोक की माताजी के नाम है, यदि हम अशोक के जो कार्यकाल है, जो शासन अवधि है, इस शासन अवधि में उनके कार्यों की बात करें, अशोक ने कौन कौन से कार्य किए। प्रारंभिक जीवन अशोक का, जो प्रारंभिक जीवन था, अशोक का प्रारंभिक जीवन बहुत कठोर था। ये अपने राज्याभिषेक से, देखो अशोक के कुछ प्रारंभिक नाम मिलते हैं। प्रारंभिक नाम जैसे एक नाम मिलता है इनका चंडाशोक, एक नाम रखा जाता है इनका कामाशोक, एक नाम रखा जाता है इनका धम्माशोक, एक नाम मिलता है इनका देव प्रिय दर्शी। कई जगह इनका नाम मिलता है अशोक। ये इनके कुछ नाम हैं। बहुत साक्ष्य जिनका नाम मिलता है, साक्ष्य, ये इनके नाम हैं। अब इनके नामों के बात करेंगे, इनके नाम, ये नाम इनके कैसे रखे गए। चंडाशोक जो नाम है, ये नाम क्यों रखा गया? कामाशोक नाम क्यों रखा गया? धम्माशोक नाम क्यों रखा गया? देव प्रिय दर्शी ये नाम क्यों रखा गया? अशोक ये नाम क्यों रखा गया? बुद्ध साक्य ये नाम क्यों रखा गया? इनके ये नामों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके
ये जानकारी लें कि अशोक जब शासक नहीं बना था, शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था। तो याद रखेंगे सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक था, शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व, सम्राट अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। हम पीछे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बिंदुसार के समय तख्त में विद्रोह हुए थे और पहली बार सम्राट अशोक को विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा गया था। वहां पर दमन करने के लिए भेजा गया था, वहां अशोक ने उस विद्रोह का दमन किया था। दूसरा विद्रोह हुआ था, उस समय सुसीम को भेजा गया था, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दमन करने में असफल रहा। फिर बाद में अशोक को ही भेजा गया और अशोक ने वहां उसका दमन किया। लेकिन अशोक जो सम्राट बनने से पूर्व जो गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। जब ये उज्जैन का गवर्नर था तो इन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया और नेपाल को इन्होंने विजित कर लिया। नेपाल को क्या कर लिया? विजित कर लिया, जीत लिया था। नेपाल पर आक्रमण किया और नेपाल पर आक्रमण किया तो कहने का मतलब ये है कि अशोक ने अब सम्राट बनने से पहले ही, शासक बनने से पहले ही नेपाल को जीत लिया था। नेपाल को जीत लिया था। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनके नामों के संदर्भ में बात करना चाह रहे थे हम। चंडाकोप। देखो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये यहाँ बहुत क्रूर थे। कैसे थे? क्रूर थे, बहुत क्रूर थे। ऐसा बताया जाता है कि एक बार ये क्रूर थे और क्रूर थे। ऐसा बताया जाता है कि ये महलों के सामने से गुजर रहे थे एक बार, और जब महलों के सामने से जैसे गुजर रहे थे तो कुछ रानियां इनको देखकर इनका उपहास करने लग गई, क्योंकि ये क्रूर थे। कैसे थे? क्रूर थे। तो इन कुछ रानियां उपहास करने लग गई तो इन्होंने जितनी भी इस महल के अंदर रानियां थी, सभी रानियों को, जितनी भी रानियां थी, सभी रानियों को की हत्या करा दी। सभी रानियों की क्या करा दी? हत्या करा दी। केवल उपहास करने से कि रानियां इसको देखकर हंसने लग गई, क्योंकि ये क्रूर था, और इस कारण सभी जितनी भी रानियां थी, सभी रानियों को क्या कर दिया इन्होंने हत्या करा दी। इस कारण ये चंडाकोप कहलाए। एक विदेशी यात्री है, गुप्तकाल जो हर्ष सम्राट जो हर्ष के समय आए थे, और गुप्तकाल में, पहले तो गुप्तकाल में आए थे चीन यात्री जिनका नाम है फयान जो हैं, ये बताते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र में ऐसा बताते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना करा रखी थी, नरक। और इसमें वो लोगों को क्रूरता से प्रताड़ित करता था, मारता था। और जब लोग यहाँ प्रताड़ित होते थे, लोग यहाँ चीखते थे, रोते थे, तो अशोक को बड़ा आनंद आता था।
आनंद आता था, ऐसा कहते हैं। फयान। एक और चीनी यात्री हुए वेनसांग। कहते हैं कि मैंने खुद ने इस नरक, जो नरक है, इस नरक की दीवारों को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये जानकारी मिलती है। इस जानकारी के आधार पर अशोक, सम्राट अशोक है, तो सम्राट अशोक चंडाशोक कहलाया। कामाशोक, इन्होंने विभिन्न शादियां की और शादियां करने के बहुत शादियां की और इनके अनेक पुत्र हुए, जिनके कारण ये कामाशोक ये काम आदि में ही विलीन रहते थे, प्रजा की तरफ ध्यान नहीं जाता था इनका, तो ये कामाशोक कहलाए। हमने बात कर ली थी। अब जैसे अगला जो बात है वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बारे में हमने जनरली बात कर ली थी उस दिन। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध की जानकारी स्वयं अशोक देते हैं। कलिंग युद्ध की जानकारी स्वयं अशोक जी देते हैं, सम्राट अशोक देते हैं। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है जो शिलालेख, 13वें शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम कलिंग की बात करें तो वर्तमान में कलिंग जो उड़ीसा है, जो वर्तमान का उड़ीसा है, वही क्या है? कलिंग था। अब कलिंग पर आक्रमण करने के कारण क्या है? देखो, कलिंग पर आक्रमण करने के मुख्य कारण है कि कलिंग है, कलिंग में जो कलिंग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जंगल था और इस जंगल में बहुमूल्य लकड़ियां चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ियां, जिनकी विदेश में अधिक मांग थी। कलिंग में दूसरा जो कारण है कि इस समय जो सम्राट अशोक था, पूरे संपूर्ण भारत पर शासन कर रहा था, लेकिन एक कलिंग छोटा सा क्षेत्र स्वतंत्र था। तो दूसरा कारण है कलिंग की स्वतंत्रता। कलिंग की स्वतंत्रता। तीसरा जो कारण है, इस समय जो कलिंग जो क्षेत्र था, इस समय कलिंग व्यापार का केंद्र था और व्यापार में भी यहाँ दो व्यापार अधिक होते थे। एक तो हाथी दांत का व्यापार और एक होता था कपड़े का व्यापार। हाथी दांत का व्यापार और कपड़े का व्यापार, ये दो व्यापार अपने पूर्ण विकसित अवस्था में थे कि अशोक जब कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को विजित कर लेगा, कलिंग को जीत लेगा, तो अशोक का कलिंग पर अधिकार हो जाएगा। अशोक का जब कलिंग पर अधिकार हो जाएगा तो यहाँ का जो व्यापार है, इस व्यापार पर भी क्या हो जाएगा? अशोक का अधिकार हो जाएगा। ये कलिंग पर आक्रमण करने के कुछ कारण थे। एक और कारण बताया जाता है कलिंग पर आक्रमण करने के लिए। वो कारण है कि जो कलिंग है, कलिंग स्वतंत्र था इस समय, और कलिंग होते हुए ही अशोक दक्षिण पूर्वी एशिया अपने साम्राज्य को दक्षिण पूर्वी
एशिया तक, अपने व्यापार को दक्षिण पूर्वी एशिया तक ले जाना चाहता था, लेकिन बीच में कौन आ जाता था? कलिंग आ जाता था। कलिंग यहाँ इनको रास्ता नहीं देता था, इसलिए भी जीतना अनिवार्य हो गया। एक हमने कल बात की थी कि हाथी गुम्फा एक अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसके अनुसार कल हमने जो बात की थी कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कि इस समय जब अशोक का शासन काल था, इस समय जो कलिंग का जो शासक था, कलिंग का जो शासक था वो कौन था? नंदराज था। एक बार नंदराज ने अशोक के पिता यानी बिंदुसार की क्या की? अशोक के पिता बिंदुसार की बेइज्जती की थी, अपमान किया था। इस अपमान का बदला भी एक कारण बनता है कलिंग पर आक्रमण करने का। कलिंग पर आक्रमण किया तो इस समय कलिंग का जो आक्रमण था वो बहुत भयंकर आक्रमण था। उस समय के जो विश्व के सबसे भयंकर युद्ध थे, उन युद्धों में यह आक्रमण गिना जाता था। विश्व के जो जितने भी विभत्स युद्ध थे, उन सभी विभत्स युद्धों में इस आक्रमण को गिना जाता था। यदि हम बात करें तो इस समय अशोक कलिंग विजय का उत्सव मना रहे थे। कलिंग विजय का क्या मना रहे थे? उत्सव मना रहे थे। कलिंग विजय का क्या मना रहे थे? उत्सव मना रहे थे। आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।